हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्राइट वेंचर्स एकेडमी। आज के हम अपने इस बायोलॉजी के लेक्चर में रेस्पिरेशन वाले पार्ट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए देखते हैं कि अभी तक हमने बायोलॉजी में आपके सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को देख लिया है और रेस्पिरेशन के अंदर आज हम किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी तक हमने बायोलॉजी के आपके कौन कौन से टॉपिक को देख लिया। एनिमल न्यूट्रिशन को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है उसको भी मैंने कवर कर लिया था बहुत ही ब्रीफली। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये सारे हेलोजोइक पैरासाइटिक, ये सारे जो है हमने ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, ये सभी पार्ट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया है। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक की। रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स की, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो कि होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग की एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि जिसका जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके सिलेबस में। फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। तो आज के हम अपने इस लेक्चर पर इन सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करने वाले हैं एंड विद इन द एंड ऑफ आवर लेक्चर वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज पोर्शन। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस लेक्चर की और सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस में ऐसा लगता है कि दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस से किसी लिविंग बीइंग किस तरीके से अपने फूड को यूटिलाइज करता है ताकि उसे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इट मीन्स व्हाट कि the process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक वाला जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, हमने न्यूट्रिशन वाले वीडियो में कवर किया हुआ था, राइट। अब क्या हुआ कि आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं और उस फूड से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी जो आपको मिल रही है और आप किस तरीके से उस फूड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं टू गेट एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो फूड से एनर्जी मिल रही है या फूड का आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो कैसे मिली। यूजुअली क्या होता है कि जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आप वो जो फूड है उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फूड का ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ कि हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन गैस को हम इनहेल कर रहे हैं और जैसे ही हमने जो फूड कंज्यूम किया है वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर इस तरीके से किसका, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि आपने जो फूड लिया है वो इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो गया और फिर हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब अगर हम बात करें कि ये सब जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कहाँ होता है, आपके सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन और फिर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है और फिर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है, फिर एज पर योर नीड वो जो एनर्जी है वो रिलीज होती चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। चलिए
अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब देखिए हमने क्या किया, फूड कंज्यूम किया। जो हमने फूड कंज्यूम किया है वो बेसिकली क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये जो कार्ब्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर द कॉम्प्लेक्स वर्जन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो किस फॉर्म के हैं, कॉम्प्लेक्स वर्जन है ग्लूकोज के। अब ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होते हैं किस में, पायरुवेट में। पायरुवेट बेसिकली क्या होता है, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो आपने देखा है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर व्हाट, C6H12O6, राइट। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, राइट। ग्लूकोज जो कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्जन। और बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो उसको आपको क्या करना है, सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज का जो सिंपलर मॉलिक्यूल होता है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज योर व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। फिर है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इट मीन्स व्हाट, कि जो पायरुवेट है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट कह लीजिए या पायरुविक एसिड कह लीजिए, वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। और जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं दे डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जैसे कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही देखा कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। इसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी अपने आगे की लेक्चर में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कि जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड जो आपको मिला, ग्लूकोज का जो सिंपलर वर्जन था, अगेन वो ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है इनटू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स व्हाट are the process, what are the steps that are involved in respiration। तो सबसे पहले क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैसेस एक्सचेंज, हम अब इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड उसके बदले में क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। वहीं अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज योर व्हाट, रेस्पिरेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, breaking down of complex food into simpler food materials to produce energy is your what, respiration process। लेकिन अगर breaking down of simple food in order to release energy, सबसे पहले क्या होगा, जो और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट होगा, राइट। फिर जो सिंपलर फूड मटेरियल है वो और फर्दर सिंपलर फूड मटेरियल में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ योर सेल, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। दैट इज व्हाई हम इसको क्या कहेंगे, दे आर आल्सो नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहला तो ब्रीदिंग एंड सेकेंड स्टेप इज योर सेल्युलर रेस्पिरेशन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मेजरली दो तरह की होती हैं।
फर्स्ट होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, यानी कि जहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं एरोबिक का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस कर रहा है, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए, ये सब जो है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन, इसको हम इस फॉर्म में पढ़ते हैं। ये देखिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो आपको चीजें जो हैं वो जल्दी अच्छे से याद जाएंगी। बस यही सारी चीजें जो हैं यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट हम उसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है। जैसे देखिए, दोनों ही प्रोसेस में ग्लूकोज जो है, यानी कि फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। ओके, तो देखिए मेजरली क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू पायरुवेट। अब ये जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके, अब ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू व्हाट, इनटू पायरुवेट। पायरुवेट इज योर व्हाट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्लस आपको क्या मिल रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिल रही है जब ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप, यानी कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो ये चीज याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही होती है। तो ये प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस कर रही होती है। अब ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सब्सटेंस में किस तरीके से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट में। तो देखिए यहाँ पर जब वो ईस्ट में ब्रेक डाउन हो रही है, पायरुवेट जब ब्रेक डाउन हो रहा है किस में, ईस्ट में, तो वो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर रही होती है। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट का ब्रेक डाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एज अ रिजल्ट आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको 2 मोल्स ऑफ एटीपी मिलेगी, मतलब एनर्जी जो है वो आपको कितनी मिलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगी आपको एटीपी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या होता है कि इस पायरुवेट का हमारी जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स में भी इनका ब्रेक डाउन होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी पायरुवेट जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कौन से प्रोसेस के अंडर आ रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंडर आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेंगे वो होगा आपका लैक्टिक एसिड, एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको एनर्जी मिल रही है दैट इज ऑल्सो 2 मोल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो आपको एनर्जी के फॉर्म में मिलेंगी। प्लस क्या होता है, लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। फिर देखिए, फिर जब ये पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी आपके बॉडी में, तो ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो आपको एनर्जी मिल रही है उसकी वैल्यू होती है 38 मोल्स ऑफ एटीपी। मतलब देखिए, जब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो पायरुवेट जब
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से देखिए पायरूवेट का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, हमने उसका ब्रेक डाउन ईस्ट में देखा, और जब ईस्ट में हो रहा है तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब मसल सेल्स में हो रहा है तो वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर रही है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में हो रही है तो वो कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस दी हुई है बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट ऑलवेज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। फिर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बनती है, तो इस इक्वेशन को जो है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अगर आपके बॉडी पार्ट्स में बात की जाए तो ये कहाँ पर होंगे, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ईस्ट में किस तरीके से हो रहा है, देखिए ग्लूकोज जो है पायरूवेट में, और पायरूवेट जो है वो इथेनॉल, H2O प्लस एनर्जी, कितनी एनर्जी, 2 मोल्स ऑफ एटीपी, और मसल सेल में ग्लूकोज पायरूवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी दिन आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल सेल्स में पेन होने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इट इज बिकॉज कि जो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि हमारी जो मसल सेल्स में वहां पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस हो रही है, तो वहां पर एज अ रिजल्ट, एज एन एंड प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कि आपकी जब आप रनिंग कर रहे हैं या आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी डिमांड जो है मसल सेल्स की वो बढ़ जाती है। और फिर जब मसल सेल्स की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है तो प्रॉपरली उस सेल में ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पाता है। राइट, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करने लगती है। और फिर इस वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाती है, और इससे आपको लेग मसल्स में पेन होने लगता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द पेन इज कॉज्ड इन योर लेग मसल्स व्हाइल रनिंग और ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज। तो इससे भी जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑर्गेनिजम्स जो है उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसको भी बॉडी से रिमूवल की जरूरत होती है। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. So diffusion is the method, ये वाला जो point है ये काफी important point है। Diffusion is the method which is utilized by unicellular or some simple organisms for this purpose. अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो exchange of gases होंगे it will be by the process of diffusion. Diffusion का मतलब क्या होता है, mixing of one particle from another particle due to the movement of particles, या movement of particles from higher concentration to lower concentration, या mixing of particles from higher concentration to lower concentration क्या होता है आपका, diffusion होता है। जैसे for example इसको मैं आपको अमीबा में समझाती हूँ। सपोज ये कोई अमीबा है, ठीक, तो यहाँ पर जो है ये अमीबा है, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है इस सेल के अंदर। अमीबा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर
इस सेल के अंदर किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिफ्यूजन। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन उसने इनटेक किया तो यहाँ पर जो उसका फूड वैक्यूल है, ये है आपका फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जो है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब फूड वैक्यूल का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर एज अ एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हायर हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एक्सहेल होने लगेगी, आउट होने लगेगी। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर भी जो हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। Okay, next point है, in plants also diffusion is utilized for exchange of gases. In complex animals respiratory system does the job of exchange of gases. Definitely complex animals यानी कि जो higher animals हो गए, जैसे human beings हो गए, राइट। तो उनमें जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा होता है। फिर यहाँ पर देखिए कि फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस के लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं गिल्स। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है एज कंपैरिजन टू आउट ऑफ द वाटर, राइट। तो वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा होती है, बहुत हायर होती है। वहीं अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकीज व्हिच इज यूज्ड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। ओके, तो ये देखिए ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। फिर अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डेफिनेटली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास जनरली गिल्स होते हैं, और वहीं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहीं अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो देयर इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू व्हाट इज इन फिशेस। डेफिनेटली हम देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। तो हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मल है, स्लो रेट में है एज कंपैरिजन टू एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या कंपोज होते हैं, सबसे पहले तो वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। ओके, अब ये जो पेयर ऑफ लंग्स हैं वो एक सिस्टम ऑफ ट्यूब से अटैच्ड होते हैं, और जो कि कहाँ पर जाकर खुलते हैं, ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला ऑर्गन जो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज योर नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि कहाँ पर जाकर कन्वर्ज करते हैं टू फॉर्म अ नासल पैसेज। और ये जो इनर लाइनिंग होती है नॉस्ट्रिल्स की, इट इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। डेफिनेटली हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस सिक्रीट होता है, क्यों, क्योंकि एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको मॉइस्ट करने के लिए। अगर आप ड्राई एयर इनहेल करेंगे तो आपकी लंग्स जो है, ट्रैकिया जो है, उसके कोलैप्स होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब ड्राई एयर को डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, तो हमारी नॉस्ट्रिल्स में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। और वो इन जो हम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। इनफैक्ट जो म्यूकस और हेयर हैं वो हेल्प करते हैं इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर।
ओके और उसके बाद जब एयर वार्म्ड अप हो जाती है देन इट एंटर्स टू द नेसल पैसेज। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर पे डिस्कस किया हुआ है। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसमें मैंने आपको बताया था दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होता है आपका ग्लॉटिस और दूसरा होता है आपका ग्लूटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डेफिनेटली ग्लॉटिस वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेगा नेसल पैसेज में। फिर आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स जो ग्लूटन जो है वो किसको ओपन करता है, इट लीड्स टू फूड पाइप एंड ग्लॉटिस लीड्स टू विंड पाइप। ओके और ग्लॉटिस जो है वो फर्दर प्रोटेक्ट होता है किससे, एपिग्लॉटिस के थ्रू, हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो फेरिंग्स के बाद आता है और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ADAMS, एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ओके फिर है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है, ये विंड पाइप होता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाया जा सके इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके एब्सेंस ऑफ एयर में उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हम देखेंगे आगे। फिर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं वहां से ऐसे दो ब्रांच निकले होते हैं, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। फिर आता है ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंकस होते हैं, ईच ब्रोंकस जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। फिर होता है आपका एल्वियोली। ये एल्वियोली बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो एल्वियोली में ही टेक प्लेस कर रहा होता है। ओके तो जो एल्वियोलस होता है, ये एल्वियोलस जब हम एक सिंगल कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्वियोलस, और जब प्लूरल कंपोनेंट्स में बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं एल्वियोली। तो ये क्या होते हैं, इट इज कंपोज ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन, बहुत ही पतली शीट होती है, और एंड इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन। यहीं पर जो ब्लड कैपिलरीज है वो ओपन होती है। ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये हम ट्रांसपोर्ट वाला जब लेक्चर कर रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ब्लड कैपिलरीज आर द वेजल्स। ओके अब ये जो एल्वियोलस होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होता है ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से वो एग्जिट हो जाता है। इट मींस व्हाट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोली में ही टेक प्लेस कर रहे होते हैं। चलिए एक बार हम डायग्राम देखकर समझ लेते हैं। डायग्राम में देखिए ये है आपका, यहाँ पर ये जो आपके दो होल्स होते हैं दैट इज योर नॉस्ट्रिल्स, और ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो लीड करते कन्वर्ज करते हैं नेसल पैसेज में। ओके फिर यहाँ पर है ये आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है उसकी दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग जो होती है वो जाती है आपके फूड पाइप में, और दूसरी ओपनिंग जो होती है यानी कि जो ग्लॉटस होता है वो जाता है आपका विंड पाइप में। ये देखिए ये है आपका लैरिंग्स, जिसको आप एडम्स एप्पल के नाम से या वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फिर ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया या इसे आप विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया और विंड पाइप। अब देखिए ये जो विंड पाइप है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो विंड पाइप है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। ये देखिए इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स से जो है ये मिलकर बना होता है, ताकि अगर एब्सेंस ऑफ एयर हो जाए तो ये कोलैप्स ना हो जाए। उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो विंड पाइप है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई। अगर हम सिर्फ एक कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस, और अगर हम दोनों पेयर की बात कर रहे हैं तो इस पेयर को हमने क्या कहा, ब्रोंकाई। अब ईच ब्रोंकाई देखिए ये है आपका लंग्स, ये है आपका लंग्स। ओके अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर देखिए सब ब्रांचेस में क्या हो गया,
डिवाइड हो गया, ये देखिए इस तरीके से ये सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, बहुत सारे ब्रांचेस में। अब ये जो आपका एंड पोर्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए इसको हमने जूम आउट किया है इस तरीके से, ये है आपका ब्रोंक्यूल्स, और ये देखिए ये जो एंड पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं एल्वियोली, जहां पर एल्वियोलर सेक्स प्रेजेंट होते हैं और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ये लंग्स है, ये रीब्स है, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर लंग्स, जिसको हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। चेस्ट कैविटी कह लीजिए या रिब्स कह लीजिए या थोरैसिक कैविटी कह लीजिए, इसका फंक्शन क्या होता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, फिर ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जस्ट ये एब्डोमिनल कैविटी से और थोरैसिक कैविटी से एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। तो ये एक तरीके का क्या है, बॉर्डर है, यहाँ से इसके नीचे क्या आ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग रखने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। ओके, चलिए फिर ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए फिर देखते हैं पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर नॉस्ट्रिल्स के बाद वो नेसल पैसेज में जाता है, फिर नेसल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वियोलर से वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और यहीं से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है। ये देखिए ये है आपका डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दूसरे से अलग कर रखता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कि जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो आपके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है लंग्स का, वो कंट्रोल कौन करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम। ओके, और इंटरकोस्टल मसल से, जो डायफ्राम जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, थोरैसिक चैम्बर को सेपरेट करके रखता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको बताया थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, ये आपका जो लंग्स में थोरैसिक कैविटी, देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका थोरैसिक चैम्बर हुआ। एब्डोमिनल कैविटी जो है यहाँ पर नीचे पर आएगा, इसके नीचे डायफ्राम के नीचे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, राइट। तो उसको आपने क्या कहा, एब्डोमिनल कैविटी। तो जब डायफ्राम डाउन की तरफ मूव करता है इस तरीके से, देखिए ये जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और इनहेलेशन टेक प्लेस करती है, ठीक। जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और आप ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हो, ठीक। फिर क्या होता है कि जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो रिब्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं। ओके, जब लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एयर जो है वो एक्सहेल हो जाती है। चलिए इसको इधर से समझते हैं। जब इनहेलेशन की समय क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेंड होती है, अभी हमने देखा, राइट। जब डायफ्राम डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करता है तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, लंग्स एक्सपेंड होंगे तो चेस्ट कैविटी जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और रिब्स जो है वो अपवर्ड जो है मूव करने लगेंगे। देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखिए रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक। फिर डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप और वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है और एयर जो है वो लंग्स में एंटर कर जाते हैं। फिर बात करते हैं एक्सहेलेशन की। तो यहाँ पर क्या होता है, थोरैसिक कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिब्स नीचे की तरफ मूव करते हैं और डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड के बन जाते हैं, इस तरीके ऐसे डोम शेप्ड के, राइट, देखिए ठीक, डोम शेप्ड के बन गए। ओके, और फिर वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो डिक्रीज होता है और एयर जो है वो लंग से एग्जिट हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी रेशियो या रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जिसको आप कहते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट या रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से भी आप जानते हैं उसको, अगर मैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की बात करूं तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज योर व्हाट, volume of carbon dioxide released upon volume of oxygen absorbed, that is your what, that is your respiratory quotient। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप जितना रिलीज कर रहे हैं अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का जो रेशियो होता है
उसको आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो यूजुअली आपके क्या होते हैं, C6H12O6। तो ये क्या हो रहे हैं, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद ये किस में डिकम्पोज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हो रही है, 6, और अब्सॉर्ब कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 6। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने कितने वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किए, 6, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, 6। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपको 1 याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, और हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे, आपको कोई फूड मटेरियल दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया, राइस हो गया, तो आपको पता है कि राइस जो है इट इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पोटैटो जो है वो बहुत रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, राइट। तो आपको अगर दे दिया कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर पोटैटोज या फॉर राइस इज, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, ठीक। वहां पर आपको लिखना है कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे दिया है, फैट्स की अगर हम बात करें या प्रोटीन्स की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C51H98O6, और मैंने जो है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन जो है वो अब्सॉर्ब्ड हो रहे हैं, 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अब्सॉर्ब्ड हो रहे हैं, प्लस 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी RQ की, दैट इज अराउंड 0.7। इट मीन्स व्हाट, कि लेस देन 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द RQ फॉर फैट्स और प्रोटीन्स, तो वो एज सच वैल्यू नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर क्या आएगा आपका, लेस देन 1। आपके सिलेबस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन हम इससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ते हैं, ताकि हो सकता है कि क्वेश्चंस अगर आपको वहां से आ जाए तो आपसे क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में। ओके, ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है कि वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो वो एब्सॉर्ब कर रहा है, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है दैट इज 4। तो बट ये किसके लिए हुआ, ऑर्गेनिक एसिड्स में आप कौन सा एसिड ले रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड ले रहे हैं। बट मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन ये आया कि ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए RQ जो है वो क्या होगा, तो इट विल मोर देन 1, राइट। इट विल ऑलवेज मोर देन 1। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक एसिड देख लेते हैं, ये है आपका मैलिक एसिड। ओके, तो मैलिक एसिड जो है वो क्या हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 1.3, राइट। तो जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स के रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज मोर देन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, तो देखिए एनारोबिक वाला रिएक्शन जब हो रहा है तो वहां पर तो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो ऐसे केस में RQ कितना होगा, अगर ऐसे केस में हम RQ की बात करें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड इज योर 0, और जब भी हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इट इज ऑलवेज इनफिनाइट। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ की जो वैल्यू होगी, या एनारोबिक रिएक्शन के लिए RQ की जो वैल्यू होगी, दैट इज ऑलवेज इनफिनाइट। नेक्स्ट देखते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स के बारे में। अगर हम सक्यूलेंट प्लांट्स की केस की बात करें तो सक्यूलेंट प्लांट्स में जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो RQ की वैल्यू आएगी दैट इज योर 0। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए जो RQ की जो वैल्यू आती है दैट इज योर 0। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछ लेता है कि सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर 0। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज नहीं हो रही है ना, तो इस वजह से ये 0 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज 3, तो अगर हम 0 ऊपर पे आ जाता है न्यूमरेटर पोर्शन पे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ओके चलिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ एल्वियोली इन ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। नंबर ऑफ एल्वियोली पूछा है ह्यूमन लंग्स में, तो दैट इज योर 300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया। तो कौन जो है कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिंग ऑफ कार्टिलेज दैट सराउंड्स द ट्रैकिया इज कॉल्ड। डेफिनेटली देखिए जो रिंग होते हैं जो सी शेप, जैसे ये क्या है आपका ट्रैकिया, तो यहाँ पर उनको कौन प्रिवेंट करके रखता है, सी शेप्ड कार्टिलेजेस जो होते हैं, तो वो जो होते हैं सराउंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन टू बी एज क्रीसॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है, the site of respiration inside the lungs are alveoli। डेफिनेटली हमने देख लिया है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का फंक्शन क्या होता है, ट्रैकिया का मेन फंक्शन क्या होता है, इट फिल्टर्स द एयर वे ब्रेथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। द स्ट्रक्चर विच क्लोजेस ऑफ लैरिंग्स इज, जो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स को बंद करता है, क्लोज करता है, तो दैट इज योर व्हाट, एपिग्लॉटिस। जो आप जब गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, तो जो घंटी जैसा लटक रहा होता है दैट इज योर एपिग्लॉटिस। ओके, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है लेरिंग्स को और आपकी फेरिंग्स को भी। Okay, next है, and product of anaerobic respiration in humans is definitely lactic acid plus carbon dioxide। ईस्ट में क्या होता है आपका, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when blood contains a high percentage of carbon dioxide and a very low percentage of oxygen, the breathing stops and the person become unconscious। This condition is known as asphyxia। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, जब ब्लड कंटेन्स, व्हेन ब्लड कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब ब्लड जो है उस कार्बन, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, तो ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है और पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इस कंडीशन को हम एस्फीशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, वन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। देखिए ये रिएक्शन हमने देखा हुआ है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो 38 एडीपी मॉलिक्यूल्स को 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज हमने अभी देखी अपने लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्यू इज रेशियो ऑफ। आरक्यू जो है वो किसका रेशियो है, तो अभी हमने देखा इट इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। तो डियर व्यूअर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में रेस्पिरेशन को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया। प्लीज अगर आपके मन में ACF के पेपर 2 को लेकर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।